अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इफ़त नवीद। चंद माह पहले मेरी खुदनविश्त दीप जलते रहे के उन्वान से शाया हुई। अब मैं आपकी खिदमत में इसकी ऑडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। दीप जलते रहे की पहली किस्त पेश खिदमत है। हम दुल्हन बने अपने बेड पर बैठे जहेज़ के फर्नीचर का जायज़ा ले रहे थे। आहट हुई और अहमद अंदर आ गए। सेहरा उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इन्होंने दरवाज़ा खोला। किसी ने इनके एक हाथ पर पानी का गिलास और दूसरे हाथ पर 4 या 5 टैबलेट्स रख दी। इन्होंने एक साथ सारी टैबलेट्स मुंह में डाल हलक में उतार ली। अगली सुबह इन्हें सोता छोड़कर हम कमरे से निकल आए। फ्रेश होने के बाद अपनी अम्मी सास के पास आकर बैठ गए। उनके साथ मिलकर नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पॉलीथिन के 2 बड़े थैले हमारे आगे लाकर रख दिए। बोली, पता नहीं क्या क्या लिखकर फेंक देता था। उसके कमरे से ये सब उठाकर इन थैलों में भरती रही हूँ। इसी दिन के लिए ये संभाल कर रखे थे। अब तुम आ गई हो। जो रखने का है रखो और जो फेंकने का है फेंक दो। हम वो दोनों थैले लेकर कमरे में आ गए। ये अभी तक सो रहे थे। हमने मुड़े तोड़े कागजात को सीधा किया। कमाल रूमानी गजलें थी, लेकिन जाने क्यों इन्होंने उन्हें फेंक दिया था। एक कागज पर महनाज की आंखों में तारीफ में बड़ी खूबसूरत नज्म थी। उनकी तरफ देखा जो अभी तक बंद थी। फिर दूसरा पर्चा देखा। ये गालिबन महनाज ही का नफरतनामा था। मतन कुछ इस तरह था कि उसके बाप की ख्वाहिश और इमदाद की पेशकश के बावजूद अगर दुबई जाकर नौकरी कर लेते तो क्या था, लेकिन तुम्हें तो बस बिस्तर पर पड़े रहने और कागज काले करने से ही फुर्सत नहीं। सुनो, ये शायरी वायरी में कुछ नहीं रखा। तुम्हें डैडी ने जो दूसरा ऑप्शन दिया है इस पर जरूर गौर करना, वरना फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। उन्हीं कागजात में एक नज्म भी थी। ये नज्म उन्होंने उस रात लिखी थी जब उनकी गालिबन पहली और यकीनन आखिरी एक तरफा मोहब्बत अपने पिया के साथ दुल्हन बनी रुखसत हो रही थी। कागज के अल्फाज को कुछ कतरों ने धुंधला दिया था और अब ये कतरे हमारी आंखों को भी धुंधला रहे थे। सारे कागजात को हमने थैले में दोबारा ठूंस दिया और अम्मी के पास आ गए। उनसे पूछा, कब उठते हैं ये? बड़े लाड से बोली, ऐसे नहीं उठेगा। सिलफची ले जाकर उसके पास रखो, गिलास में पानी ले जाओ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। ये कुल्ली करके चाय पिएगा, तभी उसकी आंखें सही तरह खुलेंगी। हमने बड़ी सादतमंदी से उनकी बात सुनी और जाकर उनका कंबल खींच लिया। उठिए, वॉश बेसिन पर जाकर ब्रश कीजिए और सबके साथ चाय पिए। उनकी नज़र थैलों पर पड़ी। सवालिया नज़रों से हमें देखा। अम्मी ने मुंह दिखाई दिए हमें। हमने जलकर कहा। इन्होंने 1-2 कागज निकाले, खोलकर देखा और दूर फेंक दिए। बकवास है ये सब। और ये क्या है? हमने उनके सामने महनाज का खत और उसकी तारीफ में लिखी नज्म सामने रख दी। ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? ये सौगात एक कदरदान ने दूसरे कदरदान के लिए संभाल कर रखी थी। ये बचपने की शायरी है मेरी, मैं इसे नहीं मानता। ये महनाज और फरीदा कौन हैं? बचपने के इश्क। बताया कि फरीदा पिछले मोहल्ले में रहती थी। फरीदा के साथ अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी थी, लेकिन शदीद आसाबी तनाव की कैफियत में जब मैंने अपने एक दोस्त को ज़ख्मी कर दिया तब उसके वालिदैन ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो बहुत अच्छी लड़की थी। महनाज मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझे पसंद करती थी। उसे मेरी वही शायरी पसंद थी जो मैं उसकी तारीफ में करता था। वो चाहती थी मैं उसके घर रिश्ता भेजने से पहले माशी तौर पर मजबूत हो जाऊं। रोज़ाना मुझे दुबई जाने के मशवरे देती। अपने वालिद से भी मिलवाया। वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए मुझे एक बड़ी रकम देने पर आमादा थे कि मैं कोई बिजनेस ही कर लूं। मैं शायर हूं, कोई ताजिर नहीं। वो मेरी तरफ देखकर जज्बाती अंदाज से बोले और कमरे से बाहर निकल गए। हमने थैलों को किसी अच्छे वक्त के लिए एक दूसरे से गूंथ दिया। नाश्ता करने के बाद हुक्म हुआ, चलो बैदुल्ला अलीम के यहाँ चलते हैं, तुम्हें निगार भाभी से मिलवाना है। रात को वलीमा है। हमने उज़्र पेश किया। हम शाम से पहले आ जाएंगे। इन्होंने तसल्ली दी।
علیم بھائی نے ہم دونوں کا والہانہ استقبال کیا اور ہمیں نگار بھابی کے کمرے میں بھیج دیا۔ نگار بھابی کمال خاتون علیم بھائی کی محبت میں بال بال ڈوبی ہوئی۔ پوچھا، نوید سے محبت کرتی ہو؟ اس کے جواب میں ہم چپ ہو رہے۔ محبت کے اظہار میں ہماری یہ زبان جانے کیوں بند ہو جاتی ہے؟ آج تک ہم نے اپنے بچوں سے بھی محبت کے اظہار کے لیے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، جو ہماری ایک اور خامی ہے۔ بھابی نے ہمیں غور سے دیکھا، بولی، محبت میں گیو اینڈ ٹیک کا فارمولا اپلائی نہیں ہوتا، یہ تو بزنس میں ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں چونک کر دیکھا۔ محبت میں صرف گیو ہوتا ہے، محبوب سے کوئی توقع رکھی جاتی ہے، نہ کچھ طلب کیا جاتا ہے، نہ شکوہ نہ شکایت۔ اور تم نے تو ایک حساس شاعر سے شادی کی ہے۔ اپنی ذات کی نفی کوئی آسان کام نہیں، پر یہ مقام بھی آتا ہے۔ ان کا آخری جملہ روح فرسا تھا، گویا آنے والے وقت کے لیے وہ ہمیں تو تیار کر ہی رہی تھیں، لیکن خود بھی عمل پیرا تھیں۔ بھائی بڑا جگرا تھا نگار بھابی کا۔ علیم بھائی کے بچے جوان تھے جب علیم بھائی نے دوسری شادی کی، لیکن مجال ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ آئی ہو۔ علیم بھائی کے انتقال والے روز انہیں خود سے زیادہ علیم بھائی کی دوسری بیوی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ایک ایک سے کہتی رہیں، اکیلی ہوگی، جاؤ اسے تسلی دو جا کر۔ اس نیک دل خاتون کو عشق کی کتاب کے تمام اسباق ازبر تھے۔ اب ہمیں پہلا سبق محبت کے معنی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی سہل زبان، لہجے کی سچائی اور شخصیت کی سادگی ہم جیسے کوڑھ مغز کو محبت تو کیا سکھلاتی، دو الفاظ دوستی اور ہمدردی کے معنی ہی سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ چائے کے ساتھ شامی کباب سے تواضع ہوئی۔ روانہ ہونے لگے تو ہم پر بیک وقت ایک کرم اور ایک ستم کیا گیا۔ کرم یہ کہ سردی کی موسم کی مناسبت سے ایک گرم شال تحفے میں دی، اور ستم یہ کہ صفیہ اختر کے جانثار اختر کو لکھے گئے خطوط پر مبنی ایک کتاب ہمیں تھما دی۔ اس کتاب کے دیباچے میں فراق گورکھپوری نے لکھا، نرا عاشق بڑا عاشق نہیں ہو سکتا۔ صفیہ اختر کے یہ خطوط اس امر کی آئینہ داری کر رہے ہیں کہ نری بیوی بڑے معنوں میں جیون ساتھی نہیں بن سکتی۔ صفیہ اختر نری بیوی نہ تھی، بلکہ بہت پڑھی لکھی، گو نہ گو شخصیت رکھنے والی، علم دوست، زندگی سے مہذب انہماک رکھنے والی، ایک سجل دل و دماغ و کردار رکھنے والی خاتون وطن تھی۔ اور جبھی وہ بڑے معنوں میں جانثار اختر کی جیون ساتھی بن سکی۔